टू बैक माय यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कराऊंगा जो हमारी घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, यानी कि महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस टॉपिक का सबसे पहले रिवीजन नोट्स देखेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 66(1) के अनुसार, आर्टिकल 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत यानी योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति जी करेंगे। किसको? महान्यायवादी को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे दिया गया है इसमें आर्टिकल 76(2) के अकॉर्डिंग महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। आर्टिकल 76(3) के अकॉर्डिंग इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 76 कहता है कि इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। आर्टिकल 76(4) के अकॉर्डिंग महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। आगे देखते हैं आर्टिकल 88 क्या कहता है। आर्टिकल 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह अन्य सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 165(1) के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, यानी कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। आर्टिकल 165(2) के अकॉर्डिंग वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और वह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद पर पात्र नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष, यानी कि 6 ईयर या 65 ईयर जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इसको लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है।
किसको? इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। आगे राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। फ्रेंड्स, यानी कि महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और लोक लेखा समिति, यानी कि जो भी महाधिवक्ता, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए पूरा कराया है। अब इसी टॉपिक के जितने भी PYQ हैं उनको देखते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? रिपीट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है छठवां, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 8वां, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत सरकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। और आपका चौथा कह रहा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है कथन। इसका विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है, आर्टिकल 88 के तहत। आगे, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) अतः राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का, पद से हटाने का अधिकार है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 और 4 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए होगा, यानी कि योग्य होगा। अगला है दूसरा कथन, इसमें महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर केवल 1 है, कथन 1 सही है इसमें, इसलिए इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, पहला कथन है इसमें, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा में बोल सकता है। और चौथा कह रहा है कि लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प, यानी कि कथन 1, 2 और 3 सही हैं, इसलिए विकल्प सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में, यानी कि जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 सही है, जबकि कथन 4 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है। अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 16, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस सदन में अपनी बात रख सकता है।
यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहाँ उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी यानी कि ऑफिशियल शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी अटॉर्नी जनरल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन। तो इसका सही आंसर विकल्प ए और सी सही है, यानी कि उपराष्ट्रपति भी ले सकता है और महान्यायवादी भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी और डी सही हो जाएंगे, यानी कि उसे संसद में मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार उसको नहीं है, यानी कि इसमें ये बात गलत लिखी हुई है और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी और डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण में दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में विकल्प सी के साथ साथ विकल्प डी भी सही नहीं है। विकल्प डी, यहाँ विकल्प डी में उपरोक्त सभी सही है रहता है, तो विकल्प सी केवल सही होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कानूनी सलाहकार। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 21वां कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो ये क्या होता है, एक कानूनी सलाहकार होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार। विकल्प बी इसका न्यायिक सलाहकार होता है, एक सॉलिसिटर जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, कह रहा है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार यानी कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। इसका विश्लेषण देखते हैं। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आर्टिकल 165(2) के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(1) वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165(3) यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपक्रमों के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें ना तो इसमें पहला कथन सही है, ना ही दूसरा कथन सही है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। अतः कथन एक गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। अतः कथन 2 भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, विकल्प ए, राष्ट्रपति के द्वारा।
इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार की लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(1) है ये आगे अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों की लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला क्वेश्चन 27वां कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है यानी कि होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन 28वां कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन 29वां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है। तो सृजन किया गया था, तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहला तो विकल्प है कि संसदीय अधिनियम के द्वारा, बी है इसमें संविधान के द्वारा, आगे देखते हैं सी कह रहा है इसमें यानी कि मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी क्या है इसमें यानी कि बी कह रहा है कि संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 30वां कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 6 वर्ष। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। अगला क्वेश्चन 31वां क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं यानी कि उनको राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकते हैं। तो इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 32वां कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन में ए कथन है इसका, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। इसका कथन भी कह रहा है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि इसका विश्लेषण है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उससे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां क्या कह रहा है। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। IAS प्री 2001 UPPCS मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाता है, यानी कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व
राजकोष में जमा हो। अब इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाता है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में नियंत्रक मालिका परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं, यानी कि नंबर 1, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों यानी कि खर्चों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। दूसरा कह रहा है कि वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। तीसरा कह रहा है कि वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। चौथा कह रहा है राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। और पांचवा कह रहा है कि वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 35वां कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, नियंत्रक मालिका परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित निधि में संदेह है। ठीक है, संदेह। अगला कथन 2 कह रहा है इसमें, दूसरा, नियंत्रक मालिका परीक्षक को संघ या किसी राज्य यानी कि नियंत्रक मालिका परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक मालिका परीक्षक सीएजी के कार्यालय का महत्व क्या है। तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 यानी कि सीएजी यानी कि 2 और 3 इसमें सही है। सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा कह रहा है इसमें कथन, सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। इसलिए सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही बात है। IAS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। अन्य दोनों प्रश्नगत कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 37वां 37 कह रहा है कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। संसद की जिम्मेदारी है पूरी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक मालिका परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित, यानी कि संविधान के आर्टिकल 149 में नियंत्रक मालिका परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39वां क्या कह रहा है।
39वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 149 आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 149। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पता है भाई, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर देखने से पहले हम इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण से कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, आपका इसको देखना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति होता है। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि लोकलेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1976। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि CAG कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग तक सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपर्युक्त दोनों ही दायित्वों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 43वां कह रहा है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विश्लेषण है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्या कह रहा है, यानी कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 46वां कह रहा है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। इसका विश्लेषण देखते हैं क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक
महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 47वां कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, क्या बने बताइए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी सही हो जाएगा, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इसका विश्लेषण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है आपका अधिकारी और उनके संस्थान, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि जो आपका भारत का उपराष्ट्रपति है वो क्या होते हैं, वो राज्यसभा से संबंधित है। और आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे, ये आपका लोक लेखा समिति। और आपका भारत का महाधिवक्ता किससे संबंधित होता है, ये आपका उच्चतम न्यायालय से होता है। और भारत का महान्यायवादी किससे होता है, ये आपका लोकसभा की बैठक से होता है। अगला क्वेश्चन पहले इसका विश्लेषण देख लीजिए। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसका विश्लेषण है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित होता है, पता है आपको। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित होता है। भारत का महाधिवक्ता यानी कि महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय से संबंधित होता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक करता है। ठीक है, अब नोट में दिया गया है कुछ बात, इसमें नोट में दी गई है कि प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है जो कि गलत है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, यानी कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक के जितने भी PYQ हैं वो हो गए हैं, यानी कि रिवीजन के साथ साथ मैंने PYQ को भी करा दिया है। प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो कर ही सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका टॉपिक है वरीयता अनुक्रम, यानी कि इसमें वरीयता किस पदाधिकारी को किस तरीके से वरीयता दी गई है, यानी कि उनका पोस्ट का प्रेफरेंस क्या है, सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, इसी प्रकार देखते हैं इसमें। यानी कि वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। ठीक है, इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। जो 26 जुलाई 1979 यानी कि 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। नंबर 1, पहले नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं, आपको पता है। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं। तीसरे पर आते हैं आपके प्रधानमंत्री, और चौथे पर आते हैं आपके राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। पाँचवें पर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, और पाँचवें काम में आते हैं उप प्रधानमंत्री। छठवें नंबर पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। सातवें पर आते हैं केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, और सातवें के का पे आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। आठवें पर आते हैं भारत में स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकार राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9वें के का पे आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 10वें पर आते हैं, राज्यसभा के उपसभापति और आपके लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री। 11वें पे आते हैं भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में। 12वें पर आते हैं जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। दोस्तों इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए करा दिया है। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे, उसके बाद आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव आएंगे। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, दिए गए अधिकारियों का अग्रता क्रम इस प्रकार है। भारत में मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? दोस्तों थोड़ा गले में परेशानी इसलिए आपको डिस्टर्ब हुआ। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद 5वें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा 5 के काम में उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष क्रमांक 6 पर। अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अपने राज्य में राज्यपाल। अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा, ई। ठीक है, BPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इसका विश्लेषण देखते हैं। वरीयता क्रम टेबल ऑफ प्रीसिडेंस, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। ठीक है, इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 का रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। विकल्प ई सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अगला क्वेश्चन 6वां कह रहा है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को भी मैंने पूरा करा दिया है आपका, यानी कि वरीयता क्रम अनुक्रम। ठीक है, इसके PYQ भी करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न PCS परीक्षाओं में। ठीक है, अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपके लिए कराऊंगा क्या? अगली वीडियो में आपका टॉपिक है संसद, यानी कि लोकसभा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार घटना चक्र की सीरीज से जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार क्वेश्चन को लगाइए। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो घटना चक्र की सीरीज़ है ना, किसी भी सीरीज को देख लीजिए आप, ये एक रामबाण सिद्ध हो सकती है अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप वास्तव में किसी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी वन डे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव के हिसाब से कि जो घटना चक्र की जितनी भी सीरीज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए आप इस घटना चक्र सीरीज में लगातार अपने आप को उपस्थित बनाए रखें, हर वीडियो को बड़े ध्यान के साथ और रिविजन करके देखें। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे पढ़ता चला जा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो घटना चक्र की सीरीज है, यहाँ से प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके
प्रैक्टिस होती है। और प्रैक्टिस में तो आपको बस क्वेश्चनों को देखना होता है और उसमें एक्सप्लेनेशन यानी कि उसके विश्लेषण में क्या लिखा हुआ है उसको देखना होता है। तो इसलिए मैं इसको पढ़ता चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समझा नहीं सकता हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। बट क्या है कि ये एक प्रैक्टिस के लिए बनाई गई सीरीज है। देखो थ्योरी हो तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पीसीएस परीक्षाएं, किसी भी एग्जाम की परीक्षा होती हैं, तो एग्जाम होते हैं, तो उनमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, पिछले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और अब नए क्वेश्चन पूछे जाने की कैसी संभावना है, वो इस घटना चक्र की सीरीज में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए ज्वाइन विद रोजगारशाला से। और अगर वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। पहले मैं पॉलिटी और इतिहास की जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है उनको कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा सामान्य विज्ञान की जो घटना चक्र की सीरीज है उसको। और उसके बाद जैसे कि ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह हुई और आपका इकोनॉमिक्स हुआ, और जितनी भी घटना चक्र की सीरीज है वो आपके लिए मैं पूरा करा दूंगा। यानी कि आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस को आपको इसी को बार बार रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि आपको सोर्स नहीं बदलना है और ऐसा सोर्स चुनना है, ऐसा स्रोत चुनना है जो ऑथेंटिक हो और जहाँ से स्टूडेंट पढ़ते हों। मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करते हैं घटना चक्र की सीरीज को पढ़े बिना नहीं छोड़ते हैं। उनको घटना चक्र की सीरीज पढ़ना आवश्यक है, तभी वो पीसीएस परीक्षाओं में बैठते हैं। उनको अंदाजा लग पाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस घटना चक्र की सीरीज के अलावा किसी और सीरीज से नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया होता है कि उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन नए और मिल जाते हैं। उन नए क्वेश्चनों का कंटेंट मिल जाता है, इसीलिए घटना चक्र की सीरीज फेमस है। इसी प्रकार आप इससे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ। दोस्तों जुड़े रहिए ज्वाइन विद रोजगारशाला से, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।